बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसफ और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ सिदरा सलजई साहिबा मौजूद है। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। वकास आप ठीक है? मौसम कैसा है लाहौर का? लाहौर में बस ठीक है। अब तो आज तो बेहतर है, बट गर्मी थी। गर्मी तो बेसिकली माहौल में हुई पड़ी है। गर्मी हमारे लेफ्ट राइट में हुई पड़ी है। आप देख लें, सिचुएशंस को देख लें। भारत में आग लगी हुई है, मतलब उनकी सरकार में, और इधर अफगानिस्तान में। और वो सुना है कि बीएलए का और टीटीपी का गठजोड़ हो गया है। अच्छा, आपने भारत की आग की बात की और आपके इस गठजोड़ के जवाब से पहले मैं एक जवाब दूंगी। भारत की मिसाल वो है कि उनके अपने गले में सांप लटक रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरों के ऊपर जो है वो हम मक्खियां फेंकते रहें। भारत की आग का ये हाल है वकास के खालिस्तान की एक मूवमेंट मजीद जोर पकड़ रही है। मणिपुर की बात करें, वहां पे लोग वो उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जो है वो मजीद कोशिशें कर रहे हैं। मैं नागालैंड की बात करूं तो वो खुल्लम खुल्ला आजादी की तहरीकें चला रहे हैं। भारत को वो नजर नहीं आता। भारत को जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत से तकलीफ है। भारत को ये नजर आता है कि हमने चूंकि 25 मई 2000 सॉरी 11 मई 2025 को एक मुंह तोड़ शिकस्त खाई थी पाकिस्तान से, तो हम किसी तरह पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करें, चाहे वो फितनातुल हिंदुस्तान के हवाले से हो या फितनातुल खवारिज के हवाले से हो। यहाँ पे जनाबे वाला वो हमले करते हैं हमारे सिविलियंस के ऊपर, वो हमले करते हैं हमारी एफसी रेंजर्स के ऊपर, हमले करते हैं कराची में। जिस तरीके से अभी तकरीबन 10 दिन पहले उन्होंने हमारे कराची में रेंजर्स के एक मरकज पे मौसमियात चुरंगी वहां पे हमला किया। फिर उसके बाद जो उनका अपना एक दहशतगर्द है वो जब पकड़ा गया तो उसने साफ बताया कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये क्या है, हमें तो ये इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आप जाएं। ना वो बेचारा पढ़ा लिखा था, गुर्बत वहां पे है, और इंसान जो एक ह्यूमन इंडेक्स है उससे नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ वो अफगानिस्तान को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान को के अंदर शर फैलाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ वो क्या करते हैं जनाबे वाला कि हमारे मासूम बलोच, मैं उनको मासूम बलोच इसलिए कहूंगी क्योंकि वो इनके हाथों में मैनिपुलेट हो रहे हैं। इतने बुरे तरीके से जहन साजी हो चुकी है। देखिए वकास, रियासत है ना, रियासत माँ के जैसी है और एक माँ के बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर उन बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा बिगड़ जाता है तो माँ क्या करती है? माँ माँ ही रहती है, दूसरी बार बीमार रहती है, तीसरी बार बीमार रहती है, चौथी दफा वो बाप बन के दिखाती है। तो अब जो है उन बिगड़े हुए बच्चों को बाप बन के दिखाने का टाइम रियासत पाकिस्तान की तरफ से आ गया। आपने ऑपरेशन शाबान की बात की, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही ऑपरेशन गजब लिल हक के बाद, गजब लिल हक तो हमने उन लोगों के साथ जो है वो रिटेलिएट किया था, उनको रिस्पांस दिया था जिनके ऊपर हमने तकरीबन 3 से 4 दहाइयां एहसान किया एक भाई की हैसियत से। हालांकि ये वही लोग थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट में उस वक्त, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मुसलमानों को वापस भेज दिया था। अपनी ही सरहदों से इन्होंने नहीं रखा था मुसलमानों को। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बड़े दिल का मुजाहिरा ये देखिए कि खैबर से लेके मेहरान तक इन लोगों के जनाब कारोबार भी हैं, ये हर यूनिवर्सिटी में भी हैं। पाकिस्तान ने इनको असूली तौर पे तो ये चाहिए था कि खेमा बस्तियों तक महदूद रखते, लेकिन अपने घर के साथ अपने दिल के दरवाजे खोले, इनकी 4 4 नस्लें यहाँ पे कारोबार करना शुरू हो गई। एक आम जो सिविलियन पाकिस्तान में मौजूद है उससे ज्यादा 2 नंबरी करके इन्होंने जो है वो मुनाफाखोरी करके अपने आप को स्ट्रेंथन अप किया। स्मगलिंग जो है वो इन्होंने शुरू की पाकिस्तान में, बॉर्डर्स के जरिए जो है। मैं सिर्फ चीजों की स्मगलिंग की बात नहीं कर रही, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात कर रही हूँ। पाकिस्तान को इन्होंने किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी फितनातुल खवारिज के लिए अब पाकिस्तान को बाप बनने की जरूरत पड़ी। सिमिलरली इसी तरह फितनातुल हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान को जो है वो एक शफीक माँ से एक सख्त बाप बनने की अशद जरूरत पहले भी थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान के एकदम से हालात हुए हैं, जैसे मैं एक सीआईए एनालिस्ट लैरी को सुन रहा था, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान ने पीस टॉक्स की, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में, यूएन कॉप्स में हमारे वज़ीर दाखिला उनकी पजीराई हुई। आपको पता है कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, एंड ही केम एज ए सेलिब्रिटी। अगर वो पिक्चर आप देखें, एंटोनियो गुतेरेस, फिर उसके बाद वजीर आजम का जो स्विट्जरलैंड के अंदर फील्ड मार्शल का वाइस प्रेसिडेंट के साथ सारे पिक्चर्स थी और सारी वीडियोस थी। उसके ऊपर
ये तकालीफ तो बनती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस सारे मामले के बाद एज ए रिजल्ट पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान ने 90s में अच्छा करने की कोशिश की, इस इलाके को रशियन इन्वेजन से बचाया, 80s में पाकिस्तान को दहशतगर्दी विरसे में मिल गई। फिर उसके बाद 2000 में पाकिस्तान ने साइड ली दुनिया में अमन खाना था, पाकिस्तान ने कहा हाँ वी आर विद यू अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान ने 1 लाख से ज्यादा जानें गंवा दी। अब पाकिस्तान कुछ कर रहा, वो इस्लामाबाद पीस टॉक्स में हो रहा है जिसके ऊपर इल्जामात है ये दहशतगर्दी करता है, तो भी पाकिस्तान को एक सजा मिल रही है। तो दुनिया को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, और हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह होनी चाहिए कि दुनिया को बताएं अपनी कहानी कि भाई हम तुम्हारे लिए लड़ते हैं, मरते हम हैं, सुकून में तुम रहते हो। तो ऐसा नहीं दोबारा फिर होने लग गया। वकास, यूनाइटेड नेशंस की ना लास्ट ईयर रिपोर्ट साइन थे कुछ, और दैट वाज द डाटा फ्रॉम पास्ट 10 years, और यूनाइटेड नेशंस के उन रिपोर्ट्स में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, कैटेगोरिकली ये चीज ऑन ग्राउंड डेटा को देखते हुए कंपाइल किया गया है कि सबसे ज्यादा जो मुल्क दहशतगर्दी की वजह से इफेक्ट हुआ है दैट इज पाकिस्तान। आप अगर देखिए, आपको याद होगा इस्लामोफोबिया का एक वेव चला था, फिर उसके बाद जो है वो अगेन मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किया गया। सिमिलरली 9/11, पाकिस्तान, इन तमाम चीजों को जो है एक वो हाइप आई थी कि जहां पे सबसे ज्यादा जो शिकार हुआ दहशतगर्दी का, आए रोज हमारे यहाँ कहीं ना कहीं धमाके हो रहे होते थे, वो भी इन मनहूसों की वजह से हो रहे होते थे कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंपोर्ट करके लेके आए थे। अब अगेन जब पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक इतना ऊंचा कद दिया है कि दुनिया मान रही है। 2025 में जब इंडिया को हमने धूल चटाई थी, तो उसके बाद तकरीबन 400-450 लोगों पे मुश्तमिल वफूद भेजे थे इंडिया ने दुनिया के हर हिस्से में, जिनमें छोटे छोटे कंट्रीज एंड रीजन्स भी शामिल थे, कि लोगों को ये बताने के लिए कि हमने पाकिस्तान के जहाज मार गिराए और हम फाते हैं शायद इस जंग में। जब दुनिया ने सबूत मांगे तो वहां इनकी हो गई थी सुक्की। अब अगेन जब पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मौका दिया कि पाकिस्तान बात कर रहा है पीस टॉक्स, पाकिस्तान इस्लामाबाद अपने कैपिटल में पीस टॉक्स करवा रहा है, जबकि 28 फरवरी 2026 आप डेट्स एंड इवेंट्स को मैच कीजिए, जब मोदी जो है वो फादरलैंड के अंदर बैठा होता है और उनको यकीन दिला रहा होता है कि मैं आपके मदरलैंड से आया हूं, तो उन्हीं दिनों में ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाता है। कोई एक मजम्मती स्टेटमेंट नहीं आई, और उस मदरलैंड की तरफ से कोई एक इंसान खामनाई साहब के आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हुआ। सिमिलरली जिस तरीके से पाकिस्तान मोदी के सामने बैठ के मुंह पे बेइज्जत करता है, चपेड़ा मारता है डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज अ किलर, वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह खी करके उठ के चला जाता है, G7 कंट्रीज में उसकी तरफ मुड़ता है, और उसके बाद ट्रम्प जो है वो देखना पसंद नहीं करता। जबकि ट्रम्प के मुंह से अल्फाज क्या निकलते हैं? द ग्रेट फील्ड मार्शल, द ग्रेट ग्रेट गाय, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फ्रेंड पीएम शहबाज शरीफ। कैसे हजम होगा इंडिया को कि 3 गुना छोटा मुल्क, कि जिसकी आबादी भी कम, जब तकसीम हुई थी सब कॉन्टिनेंट की, तो पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया था सिवाय 2 सूबे जो फंक्शनल थे, उनके अलावा पाकिस्तान के पास क्या था? आपका पंजाब एज अ सूबा आया था, आपका सिंध एज अ सूबा आया था, ये 2 फंक्शनल सूबे थे, गिनी चुनी फैक्ट्रियां आई थी। पाकिस्तान तो यहाँ अल्लाह की मदद और अपने जोरे बाजू पे पहुंच जाए, तो अब उनसे कैसे हजम हो जाए कि पूरी दुनिया, वकास, जो लोग दुनिया के किन खित्तों में बैठे हुए थे जिनको शायद ये पता भी नहीं था कि पाकिस्तान क्या है, जब उन लोगों के नाम से, मुंह से आपको ये नाम सुनने को मिले कि तीसरी जंग रुकवाने वाला पाकिस्तान है, तो कैसे हजम होगा इनको? अच्छा, अभी मैं जरा अफगानिस्तान का और फिर बीएलए का, जो आप हमारे साथ बलूचिस्तान में 2 दफा विजिट भी करके आई हैं और मैंने बैकलैश भी देखा है आपके के ऊपर और सब कुछ। ये अफगानिस्तान का कहते हैं इस ना, वक्त सॉरी वकास, वो कहते हैं ना, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। तो वो ही सही हाल है कि मौले नु मौला ना मारे थे, इन्हां दे बस शरीका दे बस दी गल कोई नहीं। कोई नहीं है। अच्छा, ये जो इस वक्त
अफगानिस्तान के वजीर ज़राअत, वो अभी आपसे डिस्कस ऑफ द रिकॉर्ड भी हो रहा था कि वो ही वेंट इन इंडिया, ही सेड कि हमारी एक, हमारी सकाफत एक, हमारा कल्चर एक। तो अब ना कि उन्होंने 5,000 साल तारीख पे मुसलमानों की स्टोरियां सुनाते हैं, हमें इस्लाम की स्टोरियां सुनाते हैं और कहते हैं, और बाद में जाके माथा कहाँ टेकते हैं। तो मतलब अभी आप खातून हैं तो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो गुस्सा मुझे आता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी। और उन्होंने एक अलायंस किया है विद बीएलए, और बीएलए सारी की सारी आपको पता है ये जो सारे इनके कमांडर्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं, वहां से आते हैं और आके इंसर्जेंसी करते हैं, देन दे गो बैक। तो इस पर आप क्या कहेंगी। अगर मदरलैंड इंडिया होगा और फादरलैंड इजराइल होगा तो औलाद तो तालिबान जैसी ही होगी। एंड यू नो व्हाट आई मीन, मैं बहुत ओपनली ये बात कह रही हूँ कि जब मदरलैंड दहशतगर्द अखंड भारत बनाने के ख्वाब देखने वाला, फादरलैंड एक इंतहाई कभी मकरू मुसलमानों का दुश्मन जो ग्रेटेस्ट इजराइल की बात करता है, ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब देखता है, तो जनाब ये नॉन रिकग्नाइज्ड डी फैक्टो गवर्नमेंट के तालिबान जैसे ही चेले वजूद में आएंगे जिनका डीएनए इनसे मिलता है। आप खुद देखिए, अल्लाह माफ करे कि यहूद ने सारा तो चले, फिर उनके साथ अहले किताब खवातीन के साथ मर्द, मुसलमान मर्द का निकाह जायज है ना, मुशरिक औरत के साथ तो मर्द का निकाह भी जायज नहीं है, ठीक है। इनका डीएनए उनसे जाके मिलता है, मुशरिकों के साथ, तो मुशरिकों के हिंदुओं। साथ, बुत परस्तों के साथ, वो हिंदू जो जिनके हर खुदा ऐसे बदलता है जैसे हम अपनी टी शर्ट्स बदलते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल्स बदलते हैं, इनके तो आए दिन खुदा ही बदल जाते हैं। आप मेरे साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग में मौजूद थे, बड़ी हाई लेवल की वो ब्रीफिंग थी, और आपको याद होगा कि जो पाक फौज से एक स्टेटमेंट तर्जुमान से आई थी, उन्होंने क्या कहा था कि किस तरीके, जब आप खुदा ही एक नहीं रख रहे, आप मान ही नहीं रहे, तो आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, ये मुल्क तबाह होने के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पे इसको और कोई तबाह नहीं करेगा, भारत को ये खुद तबाह करेंगे। आपने बीएलए टीटीपी, बीएलए और भारत के नेक्सस की बात की, कमांडर शहनाज, वो क्या खूबसूरत टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल की है अपनी वीडियोस बनवाने के लिए। मैं कहती हूँ आफरीन है उस औरत के ऊपर, ये तो महरूम थे। इतनी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो उसने अफगानिस्तान के पहाड़ों में इस्तेमाल की, वो कहाँ से आई। मेरे पास अच्छा, तो वका सलाना साहब वो नहीं है, आपके पास भी यकीनन नहीं है, हम तो जैसे आड़े तिरछे नीले पीले हैं आ जाते हैं। नहीं क्या वो उसके ड्रोन भी नहीं हाथ है। में इक्विपमेंट्स, ना हमारे पास वो ड्रोन्स भी नहीं है, क्या इक्विपमेंट था उसके हाथ में। महरूम बलोच ये सफेद बड़े बड़े डाले लेके घूम रहे हैं, मैं कहती हूँ कमाल है। और वो भी हम्म, अफगानिस्तान में शूटिंग हो रही है। वो खुदा गवाह एक मूवी बनी थी, याद होगा आपको, अमिताभ की, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही हाँ एक जी। सीन और सिनेरियो श्रीदेवी वाला करने की कोशिश की कि जनाब वो कमांडर शहनाज वहां पे शूटिंग करके आ रही हैं। सो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है वकास मलाना साहब। अगर आप हमारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को देखें जिन पे बड़ा पैसा लगा है, तो शायद उनके पास वो टेक्नोलॉजीज हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि छा गई है कि किस तरीके से इन्होंने अल्लाह नजर और बशीर जेब का आइलैंड बना के दिखाया है जनाब। एप्स्टीन को भूल जाएं, दैट इज द आइलैंड ऑफ अल्लाह नजर एंड बशीर जेब। अभी आपको क्या लगता है जो ऑपरेशन शाबान है, अभी आप नॉर्थ बलूचिस्तान में भी रह के आई, साउथ में भी रह के आई, ग्वादर तक आपने ट्रैवल किया, आपने स्ट्रेंथ भी देख ली हमारे सिक्योरिटी इदारों की, आपने इनके मुतालिक भी लोगों से एक जो राय है वो भी ले ली। व्हाट वुड यू कंक्लूड के क्या इस दफा ये हतमी ऑपरेशन जो कि कहा जा रहा है कि होएगा, उसमें अवाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एट लार्ज खड़ी है, ताकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बलूचिस्तान में आती है वो ये है कि ऑपरेशन करना इज नॉट बिग डील। वो तो आपने भारत के खिलाफ देख लिया, आपने मुल्कों को जिसको हमने सपोर्ट भी की, उसने जिस मुल्क के खिलाफ ऑपरेशन किया वो भी आपने देख लिया। मसला ये है जहां पर हमारी वजीरस्तान हो या बलूचिस्तान हो, हमारी अवाम उनको बीच में खुद आके स्पाई बन जाती है, उनकी पर भी बनते हैं, उनके पनाहगाह भी बनते हैं, वहां पर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। वो तुर्बत से लेकर ऊपर चमन तक है ये। तो आपको लगता है कि इस दफा
अवाम बीच में नहीं आएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस और बीएलए ही होगी और तालिबान ही होंगे। वकास, स्पाइंग की जरूरत क्यों पेश आती है अवाम को? वी नीड टू फिगर आउट द फैक्टर ना। द फैक्टर इज फियर, fear of terrorism, fear of these terrorists, जो उसी अवाम की जवान बच्चियों को उठा के लेके जाते हैं, जो उसी अवाम के जवान बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, जो उनको मैनिपुलेट करते हैं, जो उनका माल लूटते हैं, जो उनके घरों में घुसते हैं, जो उनसे भत्ताखोरी करते हैं। अवाम का जो एतमाद है वो अनशेकेबल है अपनी फोर्सेस के ऊपर। इसके तो आप भी शाहिद हैं कि किस कदर डेवलपमेंट काम जो है वो आर्मी अपने ओन पे करवा रही है। इस बात के तो गवाह आप भी हैं और इस बात की गवाह मैं भी हूं। अवाम का एतमाद जिस तरीके से ना सिर्फ फोर्सेस पे बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर भी है, मैं ये समझती हूँ कि ये ऑपरेशन अगर 100% नहीं, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर 100% नहीं होता तो कम से कम 95-97% कामयाबी हमें इस ऑपरेशन में जरूर मिलेगी अल्लाह के करम से। क्योंकि इनाफ इज इनाफ, लोग अब तंग आ चुके हैं वकास, लोग अब खुल के जीना चाहते हैं। लोगों को ये समझ में आ गई है कि हमारे वसाइल का काबिज कोई पंजाबी नहीं है। उन वसाइल को यूटिलाइज और ये कहे कि ये तो मेरा तेल है, इसमें तो किसी का हक नहीं है, तो वो तेल के कुएं खुश्क हो जाएंगे, सऊदिया नहीं रहेगा। सिमिलरली अवाम को ये समझ आ गई है कि अगर इन वसाइल को बरूए कार ना लाया गया तो हम स्टोन एजेस में चले जाएंगे। हम वो तरक्की नहीं कर सकेंगे जिस तरक्की के रास्ते पे रियासत और हुकूमत हमें डालना चाहती है। अवाम इस पॉइंट को समझ गए हैं और अवाम की हिमायत इस वक्त अपनी हुकूमत और अपनी रियासत के साथ है। बहुत शुक्रिया सिद्रा सरजाई साहबा, आपका बहुत कीमती टाइम लिया और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप भी अपनी फीडबैक का जरूर इजहार कीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।